अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है और ये कितनी टाइप का है। देन हमने ये डिस्कस किया कि हमने कौन से राइटर्स को और फिर कौन से उनके वर्क को डिस्कस करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो देखें ताकि आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन को, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिस्टोटल पोएटिक्स। तो जल्दी से अपने पास पेन और पेपर रख लें ताकि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बुक लिखी कब गई। तो ये बुक 335 में लिखी गई थी। अच्छा, ये 335 ये एंशिएंट टाइमिंग है, प्रेजेंट टाइमिंग नहीं है। तो इस वजह से मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर पब्लिकेशन नहीं थी। और यही वजह है कि हम श्योर होके नहीं कह सकते कि इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग, यानी जो इसकी पब्लिकेशन की एग्जैक्ट टाइमिंग वो 335 है, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर पब्लिकेशन का निज़ाम नहीं था। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1947 में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई। तो फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में 1947 में इंट्रोड्यूस हुई, जो कि विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस करवाई। आप कह सकते हैं कि विलियम कैक्सटन फर्स्ट प्रिंटर था। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रेस होगा कि अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो किस तरह से ये बुक्स लिखी जाती थी और शेयर की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल कैंटरबरी टेल जो कि 1388 में इंग्लिश में लिखी गई, और इसी तरह चौसर ने अपना बहुत सा वर्क लिखा। चौसर के अलावा उसके हम एज और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने अपना वर्क लिखा। तो जब इस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं थी तो ये किस तरह से बुक्स लिखा करते थे, अपनी बुक्स शेयर किया करते थे, अपने वर्क को शेयर किया करते थे। तो जनाब उस ज़माने में हुआ ये करता था कि वो स्टूडेंट जो कि लिखा करते थे, राइटिंग किया करते थे, वो हायर किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल कैंटरबरी टेल अगर किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाई जाती थी तो वहाँ पे एटलीस्ट 20 to 25 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि इस काम को लिखा करते थे, और इस तरह से बहुत सी तादाद में बुक्स लिखा करते थे और शेयर किया करते थे। अब अगर हम एरिस्टोटल की पोएटिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसके 26 चैप्टर्स हैं, जिसमें ज़्यादातर एरिस्टोटल ने किसके बारे में बात की है? ड्रामा और ट्रेजेडी के बारे में। तो एरिस्टोटल हमें बताता है कि एक ड्रामे के 6 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, और आज की वीडियो के अंदर हम इन 6 पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्लॉट, सेकेंड पे आता है कैरेक्टर, थर्ड पे आता है थॉट, नेक्स्ट पे आता है डिक्शन, फिफ्थ पे आता है म्यूजिक और सिक्स पे आता है स्पेक्टल्स। अच्छा जी, ये ड्रामे के 6 एसेंशियल पार्ट हैं जो कि इंग्लिश में है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको जानते भी हैं और इसके बारे में रीड भी करते हैं। समटाइम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हीं नाम्स को ग्रीक लैंग्वेज में पूछा जाता है कि इनके ग्रीक नेम क्या हैं। तो एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ग्रीक नेम्स ऑफ दीज पार्ट्स। तो ग्रीक में हम प्लॉट को मेथोस कहते हैं, करेक्टर को हम एथोस कहते हैं, डायोनोया मीन थॉट्स, लेक्सिस मीन डिक्शन, मोस्टली आपने लिंग्विस्टिक के अंदर ये वर्ड सुना भी होगा, पिलोस यानी कि म्यूजिक, ऑप्सिस यानी स्पेक्टल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि 6 इंग्लिश नेम और 6 ग्रीक नेम्स को आपने याद करना है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स उनसे इंग्लिश नेम को तो जानते हैं, लेकिन जो ग्रीक नेम्स होते हैं वो उन्होंने ज़्यादातर मिथ से लिए हैं, गॉड्स के नाम से लिए हैं। तो ये ग्रीक नेम भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन नाम को आपने तरतीब से लिखना है, मीन्स के फर्स्ट पे क्या आता है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, और इसी तरह आपने अप टू 6 जो से हैं वो आपने याद करने हैं। तो ये 6 पार्ट 6 नंबर रखते हैं, तो आपने इन नंबर्स के लिहाज से इनको याद भी रखना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 6 एसेंशियल पार्ट ऑफ ड्रामा बाय एरिस्टोटल। तो अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमर्शिया। तो सबसे पहले जो एरिस्टोटल ने आइडियल ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट पेश किया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियल ट्रेजिक हीरो होता क्या है। तो आइडियल ट्रेजिक हीरो में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हमर्शिया। और हमर्शिया क्या है? मीन्स कि ये एक क्वालिटी है, एक हमारे जो ट्रेजिक हीरो है उसकी क्वालिटी क्या है कि उसमें हमर्शिया होगा। तो अब पॉइंट रेस होता है कि हमर्शिया या हमर्शियालॉजी जिसे कहते हैं वो एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी से आया है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि एरिस्टोटल ने अपनी बुक के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन रेफरेंसेस लिए हैं।
तो इसने ये कॉन्सेप्ट न्यू टेस्टामेंट से लिया है। तो न्यू टेस्टामेंट क्या है? आइडिया ऑफ ओरिजिनल सिंस। मीन्स कि आइडिया ऑफ ओरिजिनल सिंस जो कि न्यू टेस्टामेंट में आया था, ये फर्स्ट हमर्शिया है जो कि इंसानों ने किया। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है विच हमर्शिया कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट एवर हमर्शिया, देन योर आंसर शुड बी ओरिजिनल सिंस। तो हमर्शिया का जो सबसे पहले मतलब आता है वो है ट्रेजिक फ्लॉ। अगर सेकंड पॉइंट के अंदर हम मज़ीद इसे डिस्क्राइब करें तो हम क्या कह सकते हैं? एरर ऑफ जजमेंट। और अगर हम इसे मज़ीद एलिब्रेट करें तो हम कह सकते हैं कि वर्चू इन एक्सेस। और हम इसे मज़ीद क्या कह सकते हैं? फैटल फ्लॉ भी कह सकते हैं। तो हमर्शिया का मतलब है एन एरर और मिस्टेक इन पर्सनालिटी। और मज़ीद हमें क्या चीज़ माइंड में रखनी है कि ये कोई वाइस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई इवल है जो कि किसी पर्सनालिटी के अंदर पाई जाए। सिंपली आप इसे कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमन एरर हो सकती है। अब ये क्वेश्चन रेस होता है कि एक ट्रेजिक हीरो के अंदर ही हमर्शिया क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो एक इंसान है और हर इंसान गलती कर सकता है और करता है। तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो गलतियां करते हैं और इससे सीखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो विलन्स हैं। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो वाइस नहीं है, वो उनमें कोई बुराई नहीं है। अब इस कंसेप्ट को मज़ीद एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक फिल्म है, उसके अंदर हीरो जौन सा है उसे शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है। अब ये सारी जौन सी हैं आदत उसमें पाई जाती हैं, लेकिन जब वो मरेगा इस डिज़ीज़ की वजह से, लंग्स कैंसर की वजह से वो मरता है, तो क्या किसी को ट्रेजिक इसके बारे में फ़ील होगी? इसके बारे में दुख होगा? तो किसी को भी इसके बारे में बुरा नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ उसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर एक आदमी जो है नशे की आदत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, स्मोकिंग करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाता है कि इसने एक ना एक दिन इसको ये डिज़ीज़ हो जाएगी। और फिर दूसरा ये कि हम भी बुरा फील करते हैं, किसी को भी उस शख्स के साथ हमदर्दी नहीं होती, और जब हमदर्दी नहीं होती तो इसी वजह से उसके बारे में कोई पेन भी फील नहीं करता। तो जब एक बुरा इंसान बुराई करते हुए मर जाता है तो कोई भी उसके बारे में बुरा फील नहीं करता, लेकिन वही चीज़ जब एक अच्छे इंसान के साथ होती है, एक ट्रेजिक हीरो के साथ एक चीज़ हो जाती है, तो सभी उसके बारे में ट्रेजिडी फील करते हैं, उसके बारे में दुख फील करते हैं, उसके साथ अपने दुख को रिलेट करते हैं। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि हमारा जो ट्रेजिक हीरो है वो कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन थिंग्स हैपन टू हिम। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो आप कह सकते हैं कि उसके साथ कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि उसे गलती करने पे उकसा देते हैं या उससे वो गलती हो जाती है। और अगर हम AC ब्रैडले की बात करें, उसका एक फेमस वर्क है जो कि है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और ये जो बुक थी वो 1904 में पब्लिश हुई थी। ये फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक था जो इसने शेक्सपियर की ट्रेजेडी पे क्रिटिसाइज़ किया। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट ओरिजिनल सेंस की बात करते हैं कि ओरिजिनल सेंस लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। अगर हम ओरिजिनल सेंस की बात करें तो वो है ए फ्रूट ऑफ नॉलेज। मतलब क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि तो, और अपने इस्लामिक मज़हब के लिहाज से भी हम देखें तो दुनिया के अंदर जो सबसे पहला जो सिंस हुआ था इंसानों के थ्रू, वो क्या था कि इंसान ने वो जो नॉलेज का एप्पल था वो खा लिया था। यानी जब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हवा को भेजा गया तो उस वक्त उनसे है उन्होंने शैतान के बहकावे में आके वो जो नॉलेज वाला एप्पल था जिसके थ्रू इंसान को विस्डम आ जाती है, शऊर और अक्ल आता है, और इसके अलावा वो इसी की वजह से वो गुनाह में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो सा है वो सबसे पहला ओरिजिनल सिंस था, मीन्स के पहला जो गुनाह इंसानों के थ्रू हुआ। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ईव ने भी इस एप्पल को खाने से डिनाई कर दिया था। जब गॉड ने मतलब उन्हें ये फ्रूट खाने से मना किया तो ईव ने भी जो है इसे डिनाई कर दिया था। लेकिन जो सरपंट था, जो शैतान था, डेविल था, उसने सरपंट की शेप लेके वो ईव के पास गया और उसे अकेला पाके उसे कन्विंस किया ताकि वो ये नॉलेज का फ्रूट खा सके, यानी फ्रूट ऑफ विजडम को खा सके। तो पहला जो ओरिजिनल सिंस था वो क्या था? डिसओबीडियंस। तो आप में से जिसने भी जॉन मिल्टन की बुक पैराडॉक्स लॉस्ट पढ़ी होगी तो उसमें ये स्टोरी काफ़ी डिटेल से बताई गई है। और इन सब चीज़ों को स्टडी करना इसे कहते हैं हमर्शियोलॉजी। तो हम जब क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि डिसओबीडियंस जो है वो हमारा फर्स्ट गुनाह था जो इंसानों ने कमिट किया था। और फिर हर इंसान के अंदर जो है कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं
मीन्स के इस तरह की हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि समटाइम हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अपनी तरफ से तो हम एक अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बैड कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इवन हम बहुत अच्छे भी होंगे तब भी हम कुछ ना कुछ जो सी है वो मिस्टेक करेंगे। तो अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो इवन जो है वो बहुत अच्छा, बहुत नोबल पर्सन होगा तो वो भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर सकता है। तो हमेशा मीन्स इवन इफ यू आर अ गुड मैन बट योर गुडनेस समटाइम्स गोस अगेंस्ट यू। तो अभी तक न्यू टेस्टामेंट, ओरिजिनल सिंस और हमेशियोलॉजी, इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब अगर हम ट्रेजिक हीरो ओथेलो की बात करें तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या ऐसी चीज़ थी जो कि अच्छी तो थी लेकिन उसके डाउनफॉल का बायस बनी। तो वो था उसकी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करना। और जब हम इस प्ले को रीड करते हैं तो हमें बहुत से पॉइंट्स पे ये पता लगता है कि ओथेलो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा लॉयल था उसके साथ। और दूसरी बात ये थी कि ओथेलो आल्सो अ ब्लैक गाय, वो एक ब्लैक पर्सन था और वो नस्ल में अपनी वाइफ से इन्फीरियर था। और अगर हम पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्ले को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि उस एज में क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक और वाइट के दरमियान बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन की जाती थी। और अगर हम पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्ले को रीड करते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उस ज़माने में क्योंकि ब्लैक और वाइट के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क रखा जाता था। तो अब चूँकि डेस्टिमोना वाइट यूरोपियन लेडी थी और जिसने एक ब्लैक गाय से शादी कर ली जो कि नस्ल में, रंग में उससे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर था। अब उस ज़माने में क्योंकि रेशियल रिमार्क्स बहुत ज़्यादा थे, ब्लैक और वाइट के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क रखा जाता था, इंसान को उसके नाम के बजाय उसकी ज़ात और उसके कलर के साथ पहचाना जाता था। तो ऐसी एज के अंदर जो ओथेलो था वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी का शिकार हो गया। और इसके अलावा वो अपनी वाइफ के सिलसिले में उसके बारे में बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गया। और सम टाइम प्यार में पोजेसिव होना अच्छी बात होती है, लेकिन जब कोई इंसान प्यार में बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है या वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो एक दूसरे पे अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू हो जाएंगे, जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ से कहे कि तुमने जो सा है वो किसी से भी बात नहीं करनी, कोई ऐप यूज़ नहीं करना, फेसबुक नहीं यूज़ करना, व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना, ना ही कोई जो सा है वो सोशल मीडिया को यूज़ करना है, ना ही तुमने किसी से बात करनी है। तो प्यार के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो सी है समटाइम जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगती हैं और मे बी के दूसरे बंदा या बंदी को वो अच्छी भी ना लगे। तो एक तरफ हम देखते हैं कि ओथेलो अपनी वाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, लेकिन अगेन वर्च्यू इन एक्सेस और एरर ऑफ जजमेंट भी थी इसमें। तो एरर ऑफ जजमेंट इस प्ले में हम कहाँ देखते हैं, जब वो अपनी वाइफ को एक रुमाल एज अ गिफ्ट देता है और वो हैंडकरचीफ मिसिंग हो जाता है जो कि इमली को मिलता है और इमली ये अयागो को दे देती है और अयागो इस रुमाल को एक साजिश के तौर पे यूज़ करता है और वो किसको दे देता है, और वो ये रुमाल कैशियो को दे देता है। और यहाँ से होता हुआ जब ये रुमाल ओथेलो के पास पहुँचता है तो ओथेलो क्या कंक्लूजन निकालता है, ओथेलो सोचता है कि ये रुमाल चूँकि मैंने अपनी वाइफ को दिया था अब मेरी वाइफ ने इसको दिया, यानी 1 + 1 2 होता है। जिस तरह से ही गॉट कंक्लूजन डैट माई वाइफ हैज़ अफेयर, सम काइंड ऑफ अफेयर विथ हिम। और इस तरह से ओवर पोजेसिव होने की वजह से वो अपनी ही वाइफ को मार देता है। सो एक विर्चू के एक्सेस में होने की वजह से, वन एरर ऑफ जजमेंट होने की वजह से वो अपनी ही वाइफ को मार देता है। और अगर हम अपने नेक्स्ट ट्रेजिक हीरो डॉक्टर फोस्टर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर फोस्टर्स क्योंकि हाईली एजुकेटेड पर्सन था, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो होता क्या है कि इसके पास 2 जर्मन प्रोफेसर आते हैं जो कि हैं कॉर्नेलियर और वेल, और वो प्रोफेसर इसे ब्लैक मैजिक रीड करने को कहते हैं, उसके बारे में एक्सप्लोर करने को कहते हैं। और जब डॉक्टर फोस्टर्स अपना माइंड बना लेते हैं कि वो ब्लैक मैजिक के बारे में रीड करेंगे तो उस वक्त जो गुड एंजल्स होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ब्लैक एंजल्स होते हैं वो कहते हैं गो फोस्टर्स गो एंड रीड द ब्लैक मैजिक। तो होता क्या है कि डॉक्टर फोस्टर्स के पास 2 ऑप्शंस होती हैं, एक तो गुड एंजल्स होते हैं जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं ब्लैक मैजिक से कि गॉड को चैलेंज ना करो, लेकिन जो बैड एंजल्स होते हैं वो फोस्टर्स को कहते हैं जाओ इसके बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में रीड करो, मज़ीद एक्सप्लोर करो, अपने नॉलेज में इजाफा करो।
अब होता क्या है कि डॉक्टर फॉस्टर्स की पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पाई जाती है और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो वो जो ब्लैक एंजल्स होते हैं उनकी बात मानता है और वो ब्लैक मैजिक को रीड करने के लिए जाता है और इसे एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। सो ही वॉज सो मच एम्बिशियस टू नो मोर एंड मोर। और इसके अलावा जो क्यूरियोसिटी है वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर होती है, जो कि सम टाइम क्यूरियोसिटी जो है वो डाउनफॉल का बायस भी बनती है। और क्यूरियोसिटी एक हद तक होना तो अच्छी बात है, लेकिन एक हद से ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में होना, तो ये जो है उसके डाउनफॉल का बायस बनी। और अगर हम अपने नेक्स्ट ट्रेजिक हीरो किंग लियो की बात करते हैं, जो कि एक ग्रेट किंग था और जिसकी 3 बेटियां थी। गोनरेल, दूसरी का नाम था रीगन, और नेक्स्ट जो सबसे छोटी थी वो थी कोडेलिया। और किंग लियो के अंदर हम देखें तो उसके अंदर क्या ऐसी विर्चू थी जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थी। तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूब्रस था। ह्यूब्रस मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा प्राइड करता था। वो ये चाहता था कि उसकी जो बेटियां हैं उसे एक आइडियल फादर के लिहाज से देखें, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें। तो फिर इसमें बुरी बात क्या है? असली हर बंदा ही तो तारीफ़ चाहता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में देखें, अगर किसी हस्बैंड की वाइफ जो सी है, अगर कोई लड़की अच्छा खाना ही बना देती है तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड उसकी तारीफ़ करे, उसके फैमिली मेम्बर जो उसे खाते हैं तो वो उसके खाने की तारीफ़ करें। इसी तरह अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ़ करें। और सिमिलरली अगर कोई क्लास में अच्छा है तो बच्चा ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसकी टीचर उसे अप्रिशिएट करें। तो हर इंसान अपने काम की अप्रिसिएशन चाहता है, तारीफ चाहता है। तो किंग लियो भी यही चाहता था। ही वांटेड टू बी प्रेज्ड बाय डॉटर्स। सो इसी वजह से वो अपनी तीनों बेटियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मुझे बताएं कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। अब होता क्या है कि जब किंग लियो इन तीनों बेटियों से ये पूछता है कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं, तो फर्स्ट और जो सेकंड डॉटर होती है वो तो ये कहती हैं कि आप हमारे फादर हैं, आपने हमें पैदा किया, हमारी परवरिश की, तो हम अपनी लाइफ को आपके लिए सेक्रीफाइस भी कर सकती हैं। लेकिन जब हम तीसरी बेटी कोडेलिया के बारे में बात करते हैं, कोडेलिया भी जिनसे है इस प्ले के अंदर एक ट्रेजिक हीरोइन है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ह्यूब्रस पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा वो भी प्राइड करती है। अब कोडेलिया की पर्सनैलिटी के अंदर देखें तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक प्रॉब्लम पाई जाती है, और वो क्या प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। अब यूं तो देखा जाए अब डेली लाइफ के अंदर तो हम ये सोचते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होना एक अच्छी बात है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस हुआ है तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इस तरह से समटाइम हम बहुत ज़्यादा अपने एनिमी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम जिनसे जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो नेक्स्ट पर्सन को हो सकता है बुरा लगे और वो फिर दिल ही दिल में हमारे लिए कोई दुश्मनी रखे या बगस रखे। लेकिन वही बात जब हम शुगर कोटेड वर्ड्स में कह देते हैं, यानी घुमा फिर आके वही चीज़ हम कह देते हैं, किसी चीज़ से भी इनकार कर देते हैं, कोई काम करने से या किसी चीज़ को देने से इनकार कर देते हैं, तो वो इतना बुरा नहीं लगता और समटाइम हमें इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। तो कोडेलिया के अंदर क्या प्रॉब्लम पाई जाती थी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से उसने अपने फादर का दिल तोड़ दिया। और जब उसके फादर ने उसे पूछा कि वो उसे कितना प्यार करती है, तो उसने कहा जिस तरह से हम दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो तो हमारे नेचर ने दिया है। सो बीइंग अ डॉटर आई अडोर यू एज अ फादर, आई लव यू एज अ फादर, बट आई लव यू एज अ फादर एज अ गर्ल शुड लव हर फादर नो मोर देन एंड नो मोर लेस। और ये एक सिंपल सी बात है, एक आम सी बात है कि हर जो बेटी होती है वो अपने फादर से प्यार करती है, उसकी तारीफ़ करती है। तो इसमें कोई भी चीज़ जो सी है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करनी चाहिए। और यही बात जो सी है उसके फादर को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, किंग लियोस को ये बात बहुत बुरी लगती है। तो कोडेलिया के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और किंग लियो के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूब्रस था, बहुत ज़्यादा प्राइड था, और ही वांट्स टू बी प्रेज मोर एंड मोर। तो ये तो था हमर्शिया। इट डज नॉट मीन एनी वाइस, इट इज़ जस्ट अ ह्यूमन एरर।
तो ह्यूब्रियस का मतलब है प्राइड होना। तो हर्मशिया क्या हो सकता है? ह्यूब्रियस मीन्स के बहुत ज़्यादा प्राइड होना। और ग्रीक के अंदर जो सेकंड टर्म हर्मशिया के लिए यूज़ होती है वो है फिलोडोक्सिया, इट्स मीन एम्बिशियस। और नेक्स्ट जो ग्रीक टर्म इसके लिए यूज़ होती है वो है जिलिया, जिलिया मीन्स जेलसी। सो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ह्यूब्रियस, फिलोडोक्सिया, जिलिया, इन टर्म्स को आपने मस्ट याद रखना है। और दूसरी बात ये चीज़ याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है कि हर्मशिया से मुराद वाइस होना नहीं है, डिमेरिट होना नहीं है, यानी किसी तरह की बुराई होना नहीं है कि हमारे ट्रेजिक हीरो के अंदर ये बुराई पाई जाती है। मीन्स कि ये एक एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है, एनी वर्च्यू डैट इज़ एक्सेस इन देयर पर्सनैलिटी, और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी फील सैड फॉर आवर हीरो। मीन्स कि हमें अपने ट्रेजिक हीरो से नफ़रत नहीं होती, बल्कि इन क्वालिटीज़ के होने की वजह से जब हमारे हीरो का, जो ट्रेजिक हीरो है हमारा, उसका डाउनफॉल होता है तो हमें उसके लिए सैडनेस फील होती है, दुख फील होता है। जिस तरह से हम अपने ट्रेजिक हीरो की बात करें, मैकबेथ की बात करें, तो मैकबेथ क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, तो क्या हमें उससे नफ़रत हुई? क्या ऑडियंस को उस प्ले को देख के मैकबेथ से नफ़रत हुई? और सिमिलरली जब हम ओथेलो की बात करते हैं तो क्या इस प्ले के अंदर हमें ओथेलो से नफ़रत होती है? बिल्कुल भी नहीं। ना ही इस प्ले को देखने वालों को ओथेलो से नफ़रत होती है, और ना ही जो इसे रीड करते हैं, इसे पढ़ते हैं, उन्हें ओथेलो से नफ़रत होती है। यानी उसके एम्बिशियस होने की वजह से, उसके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने की वजह से, और उसके जेलस होने की वजह से ऑडियंस को भी उससे नफ़रत नहीं होती, और ना ही हमें उसके लिए नफ़रत फील होती है। और इसी तरह जब हम अपने किंग लियो की बात करते हैं तो हमें उस कैरेक्टर से भी नफ़रत नहीं होती, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है कि एक 80 इयर्स ओल्ड आदमी है और जो कि ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके बच्चे उससे प्यार करें, उसकी तारीफ़ करें। तो टेक्निकली देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ना ही ऑडियंस से नफ़रत करती है, और ना ही इस तरह का बिहेवियर और इस तरह की उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम लोग उससे नफ़रत करते हैं, बल्कि हम ऑडियंस और हम लोग भी उसके लिए हमदर्दी रखते हैं और उसके लिए सैडनेस फील करते हैं। तो हर्मशिया क्या होता है कि हमारे जो हीरो ने कुछ गलत किया है, कुछ मिस्टेक्स की हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर उसके लिए हमदर्दी होती है, हम उससे जो उनसे वो एक तरह से लव बॉन्डिंग होती है। तो अब हम लेक्चर के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है परिपेशिया। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, परिपेशिया मीन्स इज़ द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। तो होता क्या है कि जब प्ले के अंदर या किसी स्टोरी के अंदर हमारा जो ट्रेजिक हीरो है वो अपनी मिस्टेक फाइंड आउट कर लेता है, यानी जब उसने अपनी मिस्टेक्स को डिस्कवर कर लिया, और ग्रीक में इस टर्म के लिए एनाक्लेप्सी वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम ओथेलो प्ले के अंदर देखते हैं, जब ओथेलो ये डिस्कवर कर लेता है कि उसकी जो वाइफ है वो गलत नहीं थी, और उसकी वाइफ की कोई मिस्टेक नहीं थी, बल्कि उससे गलती हुई जब उसने अपनी वाइफ को मार दिया। और इसी तरह जब एमिली ने बताया उसे कि तुमने ये क्या किया, और उसे सारी वो स्टोरी नरेट करके बताई, और उसे रुमाल के बारे में वो सारी स्टोरीज ने बताई, तो ओथेलो ने अपनी जो मिस्टेक थी उसको डिस्कवर कर लिया। सो परिपेशिया मीन्स रूट कॉज ऑफ हर्मशिया। अब कह सकते हैं व्हेन द ट्रूथ इज डिस्कवर्ड द कंडीशन ऑफ द हीरो चेंज। और ये चीज़ जब ओथेलो के साथ हुई, यानी ओथेलो ने जब ये डिस्कवर किया कि ये उसकी मिस्टेक्स थी कि उसने अपनी बीवी पे यकीन नहीं किया, जबकि उसकी बीवी एक राइट पर्सन थी, तो क्या किया उसने खुद ही को मार दिया। और सिमिलरली हम अगर किंग लियो की बात करें, जब वो ये रियलाइज़ करता है कि उसने अपनी मोस्ट लॉयल डॉटर कोर्डेलिया को किक आउट करके मिस्टेक की है, तो उसकी कंडीशन चेंज हो गई, किंग से वो बैगर बन गया। सो परिपेशिया मीन्स अ सडन फॉल, means the moment you have done something wrong and you realize that this is wrong, the ups and downs is called peripecia. और सिमिलरली हम जब डॉक्टर फोस्टर्स की बात करते हैं, जब उसने ये रियलाइज़ किया कि उसने मिस्टेक कर दी है और अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और वो फिर डेविल के थ्रू मारा गया, तो दिस अप एंड डाउन्स कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट को परिपेशिया कहते हैं, मीन्स के रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। और जब वो इस मिस्टेक को रियलाइज़ करते हैं, इनकी कंडीशन चेंज हो जाती है, इनकी लाइफ चेंज हो जाती है, अब से वो डाउनफॉल का शिकार हो जाते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनाग्नोसिस विच इज कॉल्ड अवेयरनेस ऑफ रियल सिचुएशन। तो अगर हम AC ब्रैडले के लिहाज से देखें तो वो इस वर्ड को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज मीन्स व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो वो मोमेंट जिसमें हमारा ट्रेजिक हीरो ये रियलाइज करता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, उसे मिस्टेक हो गई है, तो इस पॉइंट को हम एनाग्नोसिस कहते हैं। जब हम ओथेलो प्ले की बात करते हैं तो इसमें एनाग्नोसिस कहाँ पे हुआ कि जब इमली ने वो सारी स्टोरी ओथेलो को बताई जहाँ पे उसने अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया था। तो इमली ने सारी स्टोरी उसे नरेट करके बताई उस रुमाल के बारे में कि किस तरह से ये रुमाल, उसकी वाइफ से ये रुमाल गुम हो गया था। तो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद जब ओथेलो ने अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया, अपनी मिस्टेक को डिस्कवर किया, तो ये पॉइंट जो से है वो ओथेलो का इग्नोरेंस था। अब दूसरी अगर हम हेमलेट की बात करें कि हेमलेट को किस तरह से रियलाइज हो जाता है कि उसने मिस्टेक की है, तो जब हेमलेट ये फाइंड आउट करता है कि ये प्रोफेसर जो से वो स्पाइस हैं, यानी जिन प्रोफेसर्स ने उसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया कि वो ब्लैक मैजिक को सीखे, उसके बारे में स्टडी करे, तो वो जो से वो स्पाइस थे। और इस पॉइंट पे हेमलेट जान जाता है कि उसने मिस्टेक कर दी है, तो ये पॉइंट उसका एनाग्नोसिस था। तो हम कह सकते हैं इट इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट जर्निंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज मीन्स व्हेन यू गेट टू नो द रूट कॉज ऑफ रियल थिंग्स व्हाट मेड यू गो फॉर दैट थिंग। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कैथारसिस की बात करते हैं, और ये बात याद रखनी चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि एरिस्टोटल ने इसे डिफाइन किया, जबकि कुछ जोन से हैं वो कहते हैं कि एरिस्टोटल ने इसे डिफाइन नहीं किया। खैर अभी तक इस पे बहस जारी है, लेकिन जब हम कैथारसिस की बात करते हैं तो इसके 3 प्रोसेस हैं, इसके 3 स्टेजेस हैं। एक है क्लैरिफिकेशन, दूसरा प्योरिफिकेशन और थर्ड स्टेज है प्यूरिगेशन। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ हमर्शिया, यानी क्लैरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन एंड प्योरिगेशन। तो किसी भी प्ले का टारगेट क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो देखने वालों को, सुनने वालों को प्योरिगेट करे। और हम किस तरह से प्योरिगेट होते हैं कि जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारा जो लाइफ का एक पार्ट है। हम ड्रामे के अंदर किसी हीरो की ट्रेजेडी देखते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से उस हीरो का डाउनफॉल हुआ। तो इस रीजन ऑफ डाउनफॉल को जानना ये क्लैरिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि स्टडी नहीं करता, अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाता या नहीं देता, और फिर वो जब एग्जाम्स देता है और उसमें फेल हो जाता है, तो ये क्या चीज है कि टीचर जो उनसे इस चीज को एनालाइज कर पाता है, क्लैरिफाई कर पाता है कि क्योंकि इसने टाइम नहीं दिया अपनी स्टडी को, इसने प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं किया, तो इसी वजह से ये रीजन है इसकी डाउनफॉल की, यानी इसके फेल होने की। तो ये कहलाता है, यानी उस रीजन का जान पाना, ये क्लैरिफिकेशन कहलाता है। और मैकबेथ के अंदर जब उसने ये जाना कि उसे ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, और जब हमने मैकबेथ प्ले के अंदर देखा कि मैकबेथ को ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए और ये चीज जो सी है ओवर एम्बिशियस होने की वजह से उसका डाउनफॉल हुआ, तो हम ये क्लैरिफाई कर पाए। तो यहाँ पे हमारा क्लैरिफिकेशन पॉइंट क्लियर हुआ। इसी तरह ओथेलो की जब हम बात करते हैं तो इस ट्रेजिक हीरो के अंदर क्या चीज थी कि जब हम ये चीज अंडरस्टैंड कर पाए कि ओवर जेलसी एक बुरी चीज है जिसकी वजह से ओथेलो का डाउनफॉल हुआ, तो ये हमारी जो चीज कहलाती है क्लैरिफिकेशन। यानी जब हम उस पॉइंट को, उस रीजन आइडेंटिफाई कर पाए जिसकी वजह से हमारे हीरो का डाउनफॉल हुआ, तो इसे हम क्लैरिफिकेशन कहते हैं। अब कैथारसिस की जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्यूरिफिकेशन, यानी जब हम उस बुराई को, उस जो डाउनफॉल की जो रीज़न है जिसकी वजह से हीरो का डाउनफॉल हुआ, उस रीज़न को हम अपने अंदर से निकाल पाते हैं, खुद को प्योरीफाई कर पाते हैं। तो ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि कैथारसिस जो है वो स्पेक्ट्रल्स के लिए है, जो ऑडियंस है उनके लिए कैथारसिस है। यानी जब वो इस प्ले को देखते हैं, हीरो के डाउनफॉल को देखते हैं और इस सारी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारे हीरो की जो ट्रेजेडी है वो किस तरह से हुई, उसकी जो फॉर्चून की रिवर्स फॉर्चून था वो किस वजह से हुआ और किस तरह से हुआ और क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद जब ऑडियंस उस ईवल को, जो वो बुराई या वो रीज़न है, उसे अपने अंदर से निकाल पाते हैं, तो कैथारसिस सिर्फ ऑडियंस के लिए होता है, स्पेक्ट्रल्स के लिए होता है, नॉट फॉर द हीरो। तो क्लैरिफिकेशन मीन व्हेन यू अंडरस्टैंड द मिस्टेक, प्योरिफिकेशन मीन्स व्हेन वी रिमूव दिस ईवल और दिस जेलसी और दिस काइंड ऑफ मिस्टेक रिमूव फ्रॉम अस। मतलब 1 बाय 1 हम जेलसी रिमूव करते हैं, जिस तरह से हमने ओथेलो के अंदर देखा। तो हमने इसे ये सबक सीखा कि हमने जो उनसे अपने अंदर से जेलसी को रिमूव करना है, और हेमलेट के करैक्टर से हमने अपने अंदर से ओवर एम्बिशियस होने की जो करैक्टरिस्टिक्स थी उसको हमने ख़त्म किया।
और किंग लियो को देख के हमने ये जोन सा है वो सबक लिया और क्या हमने रिमूव किया कि फ्लैटर होना जोन सा है एक बुरी चीज़ है, उस चीज़ को हमने अपने अंदर से साफ किया। तो अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम खुद को प्यूरिगेट कर सकें, और दैट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ड्रामा। कि एक ड्रामे को प्ले करने का, इतनी एफर्ट करने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको इन जो स्पेक्टल्स हैं, जो देखने वाले सुनने वाले हैं, उन्हें प्योरिगेट करना, यानी हमारे अंदर से वो सारी बीमारियां निकल जाएं, यानी गेट रिड ऑफ ऑल दीज इमोशंस एंड वी गेट प्योरिगेट। जिस तरह से कहा जाता है कि जब सूरज निकलता है तो वो रेड कलर का होता है, और इसी तरह जब सूरज गरूब होता है तो भी वो रेड कलर का होता है। So when the rising sun is red, setting sun is also red, just like that a man जो कि अपनी हैप्पीनेस के टाइम पे या सैडनेस के टाइम पे एक जैसा रहता है, जितना वो खुशी को सेलिब्रेट करता है इतना ही वो गम को भी सेलिब्रेट करता है, उसे एक्सेप्ट करता है। इसी सिमिलरली एक ग्रेट आदमी जब अपनी प्रोस्पेरिटी के टाइम पे, अपनी खुशहाली के टाइम पे सेम उसी तरह होता है जिस तरह से वो अपनी एडवर्सिटी को फील करता है, उसे महसूस करता है, उसे एक्सेप्ट करता है। यानी ऐसे शख्स के लिए जो सैडनेस होती है या हैप्पीनेस होती है वो बराबर होती है। और सिमिलरली आप देखते हैं कि किसी भी इंसान के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, या हम किसी ज़ख्मी इंसान को देखते हैं जिसका खून निकल रहा हो या जिसकी कंडीशन एक्सीडेंट में बहुत बुरी हो जाए, तो हम उसके लिए क्या फ़ील करते हैं? हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं ऐसे शख्स की कंडीशन देख के। लेकिन वही केस जब हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर उसे देखते हैं, तो उनकी फीलिंग्स ऐसी नहीं होती जिस तरह की हमारी होती है। और ये ऐसा क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि वो इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके होते हैं, यानी वो इसके परगेट हो चुके होते हैं। एक जो चीज़ डेली उनकी लाइफ में गुजरती रहती है तो उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, इस वजह से वो चीज़ इतना इफेक्ट भी नहीं उन पे करती। और यही वजह है कि वो फिर पेशेंट्स के अच्छा सा ख्याल भी रख पाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। और एक प्ले को परफॉर्म करने का जो मकसद होता है, मेन एम होता है, वो उसका ऑडियंस को प्योरिगेट करना ही होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है क्लासिकल यूनिटीज़। तो अगर हम एरिस्टोटल की बुक पोइटिक्स को देखते हैं तो उसके अंदर उसने 3 टाइप्स ऑफ यूनिटीज़ बताया है। फर्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ टाइम, दूसरा है यूनिटी ऑफ प्लेस, और तीसरा है यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर हम ड्रामे के अंदर यूनिटी ऑफ टाइम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ड्रामा 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी ड्रामा द स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 24 और इट शुड बी अ 1 डे स्टोरी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें तो शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर ये, और शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट, ये 1 डे स्टोरी है, जिसका ये मतलब हुआ कि ये यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो करती है, क्योंकि ये स्टोरी जो से 24 आवर्स की है, मीन्स कि एक दिन की है, जिसका ये मतलब हुआ कि ये जो से 1 डे स्टोरी है और यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो करती है। और सपोज हम अगर हमारी जो स्टोरी वो 24 आवर की है तो इसका मतलब है जो सेटिंग होगी स्टोरी की वो भी लिमिटेड है। और अगर हमारी स्टोरी 24 आवर की है तो इसका मतलब है कि उसमें सेटिंग भी लिमिटेड होंगी, या जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं वो भी लिमिटेड होगा। जिसका ये मतलब हुआ अगर ड्रामे की जो स्टोरी है वो लंबी है, 24 आवर से ज़्यादा होगी, तो हम सेटिंग्स ज़्यादा रख सकते हैं, बैकग्राउंड उसका चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो 24 आवर की है तो उसमें लिमिटेड सेटिंग होगी, जिसका ये मतलब हुआ कि यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस जो सी है वो रेसिप्रोकल है। एक चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, और एक अगर कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो 24 आवर्स से मुराद ये है कि स्टोरी जो सी है वो सुबह स्टार्ट हुई और मतलब शाम तक वो ख़त्म होगी, 24 आवर उसमें स्पेंड हुए। स्टोरी में इस तरह का सीन ये दिखाया जाएगा कि एक कत्ल जो सा है वो कोई बंदा करता है और उसके फिर आगे पोते, दोते और नवासे ये आके बतला लें। तो इस तरह का सीन ही दिखाया जाता, बल्कि वही आदमी होगा जो कि इनिशली में सुबह से स्टार्ट हुआ, यानी 24 आवर के अंदर एक ही आदमी की स्टोरी दिखाई जाएगी। और इस बात को हम मज़ीद आसान तरीके से यूँ भी समझ सकते हैं कि सपोज़ 24 आवर की स्टोरी है हमारी, और अगर वो किसी एक स्पेसिफ़िक सिटी के अंदर हो तो हम उस सिटी के अंदर जो उनसे है 24 आवर के अंदर डिफरेंट जो हैं उस एरिया की प्लेसेस हम ले सकते हैं, उस एरिया की जो प्लेसेस हैं वहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे जा सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक सेटिंग वो पाकिस्तान में रखें, एक इंग्लैंड में रखें, एक साउथ अफ्रीका में रखें। इस तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिट है तो सेटिंग्स भी लिमिटेड होंगी। हाँ, ये है कि एक ही जो सिटी है उसकी डिफरेंट हम प्लेसेस ले सकते हैं, उसमें 2 या 3 सेटिंग्स हो सकती हैं। और इसका ये मतलब हुआ कि यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस रेसिप्रोकल है। और इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो है बिन जॉनसन एपिसीन द साइलेंस मूवमेंट, जो कि 1 डे स्टोरी है। तो इस कह सकते हैं कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस तरह से मूवी के अंदर 5 मिनट का कोई सीन होता है तो उसमें हमें डिफरेंट प्लेसेस दिखाई जाती हैं, कभी एक मुल्क दिखाया जाता है, कभी दूसरा मुल्क दिखाया जाता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉजिकली इस तरह से पॉसिबल नहीं है। जबकि ड्रामे के अंदर हमें जो से लॉजिकली चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो ये जो से 24 आवर की होगी, जिसके अंदर हमारी कुछ सेटिंग्स होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ एक्शन। और यूनिटी ऑफ एक्शन 2 पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है, एक है प्लॉट और दूसरा है कैरेक्टर्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्शंस इन द प्लॉट और जो एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर इन द प्लॉट। तो हम इसे सिंपल अंदाज में यूँ कह सकते हैं कि जो प्ले के अंदर जो एक्शंस हैं वो प्लॉट के अंदर एक्शंस होते हैं, और वो एक्शन कौन परफॉर्म करता है, कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। तो एक्शन और प्लॉट जो से 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए, 2 मेन कंपोनेंट हो गए एक्शन के। नेक्स्ट हमें अरिस्टोटल ये भी कहता है कि एक्शंस जो से हैं वो सिंपल होने चाहिए, और सिंपल प्लॉट होना चाहिए, और सिंपल प्लॉट के अंदर सिंपल कैरेक्टर्स होने चाहिए। सिंपल प्लॉट की हम एग्जांपल किस तरह से ले सकते हैं कि जिसमें स्टोरी बिल्कुल सिंपल सी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई लड़की जो सी है वो हीरो को पसंद करती है। अब जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो सपोर्टिव नहीं है, तो वो हीरोइन का या लड़की का साथ नहीं देते, तो वो अपने घर से भाग जाती है, फिर वो उस लड़के से शादी कर लेती है। तो ये एक सिंपल प्लॉट है, मीन्स का एक सिंपल सी स्टोरी है। अब कम्प्लेक्स प्लॉट की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टोरीज होती हैं, उसमें कोई सिंपल एक स्टोरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह से हीरोइन है वो किसी हीरो को पसंद करती है, लेकिन हीरोइन के फादर वो ये चीज़ पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हीरोइन वहाँ से भाग जाती है। वो भागती तो शादी करने के लिए है, लेकिन उसे जो हीरो का फ्रेंड है वो पसंद आ जाता है। यहाँ पे हीरोइन का जो फादर है उसे ये बात पसंद नहीं होती, और ना ही हीरो को पसंद होती है, लेकिन जो हीरोइन के फादर और मदर होते हैं उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है। अब उनकी स्टोरी इन्वॉल्व हो जाएगी इस ड्रामे के अंदर। तो इस तरह से मल्टीपल स्टोरीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि बनाती हैं एक कम्प्लेक्स प्लॉट, और इसमें बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसीज वगैरह इस तरह की चीज़ें शामिल होंगी। तो एरिस्टोटल क्या कहता है कि एक्शन शुड बी सिंपल एंड फ्लैट। सिंपल, या आप उसे कह सकते हैं फ्लैट। सो प्लॉट जो से वो सिंपल होना चाहिए, कोई कम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होना चाहिए, मल्टीपल प्लॉट्स नहीं होने चाहिए स्टोरी के अंदर। और दूसरा ये है कि वो सिंपल कैरेक्टर्स होने चाहिए। सपोज कि अगर एक जो आदमी है वो इनिशियल से ही ट्रेजिक कैरेक्टर है तो वो एंड तक ट्रेजिक ही रहेगा, और इसी तरह अगर कोई कैरेक्टर विलन दिखाया गया है तो वो प्ले के एंड तक ही विलन दिखाया जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल फेसेस उसके दिखाए जाएंगे, यानी उसमें सडन कोई भी चेंजिंग नहीं दिखाई जाएगी। अगर हम कम्प्लेक्स कैरेक्टर की बात करें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बुसोला, डचेस ऑफ माल्फी, जो कि हमें स्टोरी के अंदर जो से है विलन दिखाया गया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो हम जान पाते हैं कि असल में वो विलन नहीं बल्कि हीरो था, प्लस वो मर्डरर भी है और देन एवेंजर भी है। तो ये एक कम्प्लेक्स कैरेक्टर की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है नेमेसिस, जिससे मुराद ये है कि आइडिया ऑफ पनिशमेंट, रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन मीन्स पनिशमेंट। अ राइटर ऑफ द बुक डिसाइड्स पनिशमेंट। अब बुक कौन लिखता है, वो राइटर लिखता है, और एक करेक्टर को कौन बिल्ड करता है, एक राइटर करता है। स्टोरी कौन सुनाता है, एक राइटर सुनाता है। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, इट इज़ राइटर हु फील्स दैट दिस इज़ द राइट पनिशमेंट फॉर हिज हीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा क्लास में मिस्टेक करता है तो उसे पनिशमेंट कौन देता है, एक टीचर देता है। ऑफ कोर्स एक टीचर देता है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि हमारी मिस्टेक्स की ग्रेविटी को जानती है। सपोज अगर किसी बच्चे ने किसी एक दिन काम ना किया हो तो हो सकता है कि टीचर उसे क्लास में खड़ा कर दे, और सिमिलरली अगर इसी तरह एक बच्चे ने अगर 1 महीने से काम नहीं किया तो हो सकता है कि वो पनिशमेंट के तौर पे उसके पेरेंट्स को कॉल करे। सो क्लास के एनवायरनमेंट के अंदर एक टीचर है, वो बेस्ट तरीके से जान सकता है कि मिस्टेक की ग्रेविटी क्या है।
और उस मिस्टेक के अकॉर्डिंग ही उसे सज़ा मिलती है। और इसी तरह एक बुक को लिखने वाला राइटर ही जानता है कि उसने अपने करैक्टर को कैसी पनिशमेंट देनी है, कौन सी पनिशमेंट देनी है और कितनी देनी है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक राइटर ही है जो कि ये डिसाइड करता है कि उसके ट्रेजिक हीरो ने पनिशमेंट के तौर पे खुद को मारना है या हैमलेट की तरह उसे विचिस ने मारना है, या ओडिपस रेक्स की तरह उसने अपने वतन से निकल जाना है और अपनी आंखों को फोड़ लेना है। तो ये राइटर ही है जो कि डिसाइड कर सकता है कि बेस्ट पनिशमेंट उसके करैक्टर के लिए क्या होनी चाहिए। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एरिस्टोटल की पोएटिक्स को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि ट्रेजेडी किसे कहते हैं, हमर्शिया क्या होता है, ट्रेजिक हीरो क्या है, प्रिपेशिया क्या होता है, और एनाग्नोरस को हमने डिस्कस किया, कि थॉर्सिस को डिस्कस किया, यूनिटी ऑफ टाइम को डिस्कस किया, यूनिटी ऑफ प्लेस को और एक्शन को डिस्कस किया। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब